आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित उर्वशी के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। मैं, ये उर्वशी अपने लिए कह रही हैं मैं। नहीं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। गगन, गगन माने आकाश, गगन माने आकाश। की, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लता, देखिए चाहे आप लता कह के व्याख्या कर लीजिए और चाहे आप इसको बदल के बेल भी कह सकते हैं। देखिए बेल का मतलब होता है वो पौधे जो किसी दूसरे सहारे पर लिपट कर चढ़ते हैं, जैसे अंगूर की बेल, अंगूर की लता। तो चाहे लता कहिए चाहे बेल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तारकों में मतलब तारों के बीच में, तारकों में मतलब तारों के बीच में। पुलकित, देखिए पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न होना, ठीक है। लेकिन अब व्याख्या में अगर प्रसन्न होने वाली कहना होगा तो हम लोग प्रसन्न होने वाली भी कह लेंगे, ठीक है। फूलती हुई मतलब फलती फूलती हुई, फूलती हुई मतलब फलती फूलती हुई। मैं, उर्वशी अपने लिए कह रही मैं। नहीं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए व्योमपुर में दो शब्द है, पहला है व्योम और व्योम का मतलब होता है आकाश, ठीक है, व्योम माने आकाश। और दूसरा है पुर और पुर का मतलब होता है नगर, ठीक है। तो जब व्योमपुर को एक साथ लेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा आकाश में स्थित नगर, आकाश में स्थित नगर, ठीक है। की, कोई दिक्कत नहीं है। बाला माने सुंदरी या युवती, सुंदरी या युवती, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। विधु माने चंद्रमा, विधु माने चंद्रमा। की, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तनया माने पुत्री या बेटी, तनया माने पुत्री या बेटी। चंद्रिका मतलब चांदनी, चंद्रिका माने चांदनी। संग माने साथ, संग माने साथ। तो जब चंद्रिका संग एक साथ करेंगे तो हो जाएगा चांदनी के साथ, चांदनी के साथ। पूर्णिमा एक तिथि है, आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन चांद पूरा गोल होता है और उस दिन उसमें से बहुत ही सफ़ेद किरणें निकलती हैं, श्वेत किरणें निकलती हैं, तो एक तिथि है, ठीक है। सिंधु, सिंधु माने सागर, सिंधु माने सागर। की, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सिंधु की यानी आप इसको कहिए चाहे सागर की और या इसको बदल के कह सकते हैं सागर में, ठीक है, आप सागर में भी कह सकते हैं। परमोज्जल, देखिए परमोज्जल का मतलब यहाँ पर है अत्यधिक सफ़ेद, अत्यधिक सफ़ेद। आभा, आभा माने सुंदरता, आभा माने सुंदरता। तरंग, तरंग माने लहरें, तरंग माने लहरें जो सागर में उठती हैं, समुद्र में उठती हैं लहरें। मैं, नहीं, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। किरण, देखिए किरण का मतलब यहाँ पर चंद्रमा की किरण से है, ठीक है, चंद्रमा की किरण। के, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तारों पर, ये भी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इतने को जब एक साथ लेंगे किरणों के तारों पर तो इसका एक अर्थ हो जाएगा चंद्रमा की किरण रूपी तारों पर, चंद्रमा की किरण रूपी तारों पर, ठीक है। झूलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है। भू माने पृथ्वी या धरती, पृथ्वी या धरती पर, कोई दिक्कत नहीं है। उतरी मतलब उतरी हूँ कह सकते हैं। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में
प्रसंग और संदर्भ लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिखते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। यदि आप आर्ट के विद्यार्थी हैं, कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी के लिखेंगे, ठीक है। यदि आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप लिखेंगे सामान्य हिंदी के। सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित उर्वशी शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ उर्वशी के उर्वशी खंड से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय बता रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे, तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो उर्वशी हैं वो विभिन्न रूपकों के माध्यम से, या ये कह लिया जाए कि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से राजा पुरूरवा से अपना परिचय बता रही हैं और साथ ही साथ वो ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि वो अलौकिक नहीं है, किसी दूसरे लोक पर रहने वाली नहीं है, अपितु वो इसी धरती लोक की निवासी हैं, इसी धरती पर ही रहने वाली हैं, ठीक है। और इस पद्यांश की जो सबसे सुंदर बात है वो ये है कि जो उर्वशी हैं वो राजा पुरूरवा से ये नहीं बता रही हैं कि वो कौन है, बल्कि वो ये बता रही हैं कि वो कौन नहीं है। तो आ जाइए पद्यांश पर और हम लोग देखते हैं कि आखिर वो अपना परिचय किस तरह से बता रही हैं। तो उर्वशी कहती हैं, मैं नहीं गगन की लता तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला विधु की तनया चंद्रिका संग। उर्वशी राजा पुरूरवा से अपना परिचय बताते हुए कहती हैं कि हे राजन, मैं तारों के बीच में, तारकों में, तारों के बीच में फलती फूलती हुई, फूलती यानी फलती फूलती हुई, प्रसन्न होने वाली, पुलकित प्रसन्न होने वाली आकाश की लता नहीं हूँ। आगे वो कहती हैं, न तो मैं आकाश में स्थित किसी नगर की, व्योमपुर आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। मैं, अपने जोड़ लीजिए, मैं चांदनी के साथ, मैं चांदनी के साथ धरती पर उतरी हुई, इतना फिर आपको जोड़ना है अपने से, धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ, ठीक है। पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए, पूर्णिमा सिंधु की परम उज्ज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। आगे उर्वशी अपना परिचय देती हुई कहती हैं कि मैं पूर्णिमा की अत्यंत सफ़ेद किरणों की सुंदरता से
आकर्षित होकर, इतना आपको अपने से जोड़ना है। आकर्षित होकर सागर में उठने वाली लहर नहीं हूँ। न तो मैं चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई धरती पर उतरी हूँ। इन दोनों लाइनों की व्याख्या फिर से एक बार देख लीजिए। उर्वशी आगे अपना परिचय बताती हुई कहती हैं कि मैं पूर्णिमा की अत्यंत सफ़ेद, परम उज्ज्वल, अत्यंत सफ़ेद किरणों की आभा, सुंदरता से आकर्षित होकर, अपने से जोड़ना है, आकर्षित होकर सागर में, सिंधु की सागर में उठने वाली तरंग या लहर, लहर भी कह सकते हैं, लहर नहीं हूँ। न तो मैं, नहीं मैं उल्टा कर दीजिए, न तो मैं किरण के तारों पर यानी चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई भू धरती पर उतरी हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। देखिए यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में उर्वशी अपना परिचय बताती हुई पुरूरवा से कहती है कि हे राजन। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे राजन, मैं तारों के बीच में फलती फूलती हुई प्रसन्न होने वाली आकाश की लता नहीं हूँ। न तो मैं आकाश में स्थित किसी नगर की सुंदरी हूँ। मैं चांदनी के साथ धरती पर उतरी हुई, अपने जोड़िए, धरती पर उतरी हुई चंद्रमा की पुत्री भी नहीं हूँ। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे मैं, अपने से जोड़ लीजिए, मैं पूर्णिमा की अत्यंत सफ़ेद किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर, अपने से जोड़ना पड़ेगा, आकर्षित होकर सागर में उठने वाली लहर नहीं हूँ। न तो मैं चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई धरती पर उतरी हूँ। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें श्रृंगार रस है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कैसे है, चलिए हम लोग थोड़ा सा पद्यांश पर देख लेते हैं। देखिए इस पद्यांश में जो उर्वशी हैं वो विभिन्न रूपकों के माध्यम से पुरूरवा से अपना परिचय बता रही हैं, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए गगन की लता, इस रूपक से वो अपना परिचय बता रही हैं। यहाँ पर आकाश में स्थित नगर की सुंदरी के माध्यम से अपना परिचय बता रही हैं। यहाँ पर चंद्रमा की पुत्री के माध्यम से अपना परिचय बता रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न रूपकों के माध्यम से वो अपना परिचय बता रही हैं, जिसके कारण इसमें रूपक अलंकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में
भाषा की बात की जाए तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है। गुण इसमें प्रसाद है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। आपके बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर वो रस, अलंकार और कभी कभी जो है भाषा पूछ लेता है, मुख्यतः यही पूछता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हम लोगों को इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आपके बोर्ड के पेपर में इस प्रश्न की सूचना कैसे होती है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके पेपर में पद्यांश के नीचे इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं, इसके बाहर से भी आ सकते हैं, क्योंकि एक पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि आपने किसी भी पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य अच्छी तरीके से समझ लिया है तो उस पद्यांश पर चाहे जितने प्रश्न पूछे जाएं आप सभी का उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको संदर्भ से मिल जाते हैं। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर एवं शीर्षक का नाम उर्वशी है और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो जब मैंने आपको काव्य सौंदर्य बताया था तो मैंने बताया था वही चीज़ मैंने लिखा है। देखिए, उर्वशी द्वारा पुरुरुआ को विभिन्न रूपकों के माध्यम से परिचय देने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, चंद्रमा तथा लहर के संदर्भ में उर्वशी क्या कहती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा और लहर के संदर्भ में उर्वशी कहती है कि मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ और न ही मैं पूर्णिमा की अत्यंत सफ़ेद किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर सागर में उठने वाली लहर हूँ। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पद्यांश में आए शब्द आभा। ये शब्द आपके पद्यांश में आया है। तो प्रश्न कह रहा है, जो पद्यांश में आभा शब्द आया है इसके 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बहुत ही सरल है, आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, पद्यांश में आए शब्द आभा के 4 पर्यायवाची इस प्रकार हैं, या आप लिख सकते हैं निम्नलिखित हैं। आभा लिखेंगे और इसके 4 पर्यायवाची ज्योति, प्रभा, छवि, दीप्ति। ठीक है, इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका। देखिए प्रश्न में 2 तरह से पूछ सकता है, या तो नायिका कह सकता है या उर्वशी कह सकता है। तो जो भी रहेगा हम प्रश्न में वही लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ नायिका मान के चल रहा हूँ। तो प्रस्तुत पद्यांश में नायिका अपने विषय में क्या बताती है। तो उत्तर डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से नायिका विभिन्न रूपकों के माध्यम से यह बताती है कि वह कोई अलौकिक प्राणी नहीं है, अपितु इसी लोक की है।
ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपके पेपर में 5 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक प्रश्न और ज़्यादा ले लिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश कहाँ पर है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये 2 लाइनें हैं जहाँ जिसके नीचे रेखा खींची गई है, तो इन्हीं दोनों की व्याख्या हम लोगों को करनी है। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आप उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में उर्वशी अपना परिचय बताते हुए पुरुरवा से कहती हैं कि हे राजन। इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, हे राजन, मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री नहीं हूँ, न तो मैं पूर्णिमा की अत्यंत उज्ज्वल किरणों की सुंदरता से आकर्षित होकर सागर में उठने वाली लहर हूँ, और इसका उत्तर भी हो जाएगा।